गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 5 था उसका डेमोक्रेसी का जो पार्ट 5 है वो जो बनाया गया था लास्ट पार्ट है, ये हम पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। वी हैव टू डिस्कस ओनली एसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. सो फार वी हैव डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, okay, main theories of the democracies, their merits and their demerits, and the last section of this chapter is the essential condition for the success of democracy. ठीक है, ओके. सो एसेंशियल मीन्स जरूरी है ना, तो जरूरी यानी जो आवश्यक स्थितियाँ, कंडीशन में स्थिति सफलता के लिए, किसकी सफलता के लिए? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक स्थितियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. ओके. सो एनी गवर्नमेंट सिस्टम, कोई भी सरकारी सिस्टम जो है, कैन वर्क सक्सेसफुली अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस. कोई भी सरकारी सिस्टम सक्सेसफुली जो है एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस यानी स्पेशल जो स्थितियाँ होती, परिस्थितियों में ही सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है. ठीक है. एंड इट कोलैप्स व्हेन एडवर्स सर्कमस्टांसेस अकर्स. और ये तंत्र जो है, ये जो सिस्टम है, तब गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा जब परिस्थितियाँ जो है अनुकूल ना हो, यानी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जो लोकतंत्र के अनुकूल ना हो. दिस इज ऑल्सो ट्रू अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम. और ये जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसके बारे में ये बिल्कुल सही चीज़ है. ठीक है ना. क्या सही चीज़ है? कि जब तक सही अनुकूल जो परिस्थितियां हैं, जब तक अनुकूल परिस्थितियां हैं तब तक तो लोकतांत्रिक शासन बहुत ही सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक चल पाएगा. लेकिन जैसे ही जो कंडीशन है ना, सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियाँ जैसे एडवर्स हो जाएंगी, एडवर्स यानी कि प्रतिकूल हो जाएंगी, उलट हो जाएंगी, वैसे ही ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है. ओके. आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एक बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डेमोक्रेसी वॉज स्टैब्लिश्ड इन मैनी स्टेट्स ऑफ यूरोप. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में, जो कि 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है ना. आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डेमोक्रेसी वॉज स्टैब्लिश्ड इन मैनी स्टेट्स ऑफ यूरोप. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वर्ल्ड की यानी यूरोप की कई कंट्रीज में स्टेब्लिश कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी. बट इन द एब्सेंस ऑफ फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, है ना, यानी कि जो फेवरेबल यानी जो अनुकूल जो परिस्थितियां हैं उनकी कमी की वजह से, उनकी अनुपस्थिति की वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम फेल्ड एंड वाज रिप्लेस्ड बाय टोटलिटेरियन. ओके. क्या हुआ था कि जैसे ये फेवरेबल कंडीशन उनको नहीं मिली, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस था यानी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी वो फेल हो गई, और इसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को रिप्लेस कर दिया यानी बदल दिया. किसने बदल दिया? टोटलिटेरियन ने. टोटलिटेरियन का मतलब होता है डिक्टेटोरियल रूल. ये एक दलीय शासन, ये सर्वाधिकारी सर्व अधिकारी यानी सब एक ही व्यक्ति जिसके पास सब अधिकार हो. ठीक है. तो ऐसी गवर्नमेंट ने क्या कर लिया था? उसको रिप्लेस कर लिया था. ठीक है ना. अब एक दलीय होती है, एक दल यानी पहले डेमोक्रेसी जो होती है, लोकतंत्र होता है, उसमें बहुत सारे दल होते हैं, चुनाव होते हैं, तो लोगों के पास भी क्या होता है, इनके लिए एक चॉइस होती है कि भाई हमें कौन सी सरकार बनानी है. लेकिन जब यूरोप के अंदर जब गवर्नेंस सिस्टम फेल हो गया था, उस समय जो है एक दलीय सरकार बनी कई देशों के अंदर, या ऐसे व्यक्ति ने अपनी सरकार बनाई जिसको हम डिक्टेटर कह सकते हैं. ठीक है. तानाशाही. तो ऐसी सरकार बन जाती है. तानाशाह होता है जिसमें सभी जो अधिकार होते हैं, सत्ता के जितने भी अधिकार होते हैं, वो सब किसके हाथ में होते हैं? एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में होते हैं, एक व्यक्ति विशेष के पास में होते हैं. ठीक है. प्रेजेंटली डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हैज कोलैप्स्ड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट. आज जो है वर्तमान में जो लोकतांत्रिक गवर्नेंस है, ये शासन प्रणाली है, वो गिर चुकी है कई कंट्रीज में, है ना. कई कॉन्टिनेंट्स के अंदर ऐसा हो चुका है. एशिया में हुआ, अफ्रीका में हुआ, लैटिन अमेरिका में हो चुका है ऐसा कई बार, है ना. चिली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पे भी ऐसा हो चुका है. एशिया में पाकिस्तान के बारे में पढ़ते ही हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ. ठीक है ना. अफ्रीका के अंदर आपने जिम्बाब्वे का नाम कभी सुना होगा,
जिम्बाब्वे, ठीक है ना, ठीक है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बोलते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज को, ठीक है। जब ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली वगैरह कंट्रीज आती है, ठीक है। एंड बिकॉज इन दीज कंट्रीज देर इज ए लैक ऑफ नेसेसरी कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन देशों के अंदर कमी थी। जो फेवरेबल कंडीशन होती है, जो जरूरी स्थितियां होती हैं या परिस्थितियां होती हैं, उनकी कमी थी लोकतंत्र के लिए, ठीक है ना। इन लोकतंत्र के सफल होने के लिए कई चीज़ों की कमी थी, और इन्हीं कमी की वजह से क्या हुआ कि ऐसी स्थितियां आ गई जिससे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी थी वो क्या हो गया, फेल हो गई, ठीक है। और उसका जो स्थान है वो डिक्टोरियल बन गया, मतलब डिक्टोरियल है, तानाशाही लोगों ने ले लिया, डिक्टेटरशिप वहाँ पे स्टेब्लिश हो गई, एक दलीय सरकार बन गई, या जो अधिकार थे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में रह गए, ठीक है। Scholars believe that following circumstances can be helpful in the successful operations of democracy. Scholars यानी जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं, ये वो मानते हैं कि निम्नलिखित जो कंडीशंस है, जो सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां हैं, वो मदद कर सकती हैं डेमोक्रेसी के जो है सक्सेस के लिए, ठीक है। इन्हें डेमोक्रेसी के सफल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ तरीके हैं, उनसे क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी क्या हो सकती है, मजबूत हो सकती है, ओके। सो नंबर 1 इज पीस एंड ऑर्डर। पीस मीन्स शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ओके। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज एसेंशियल दैट द इंटरनल सिस्टम इन कंट्री इज नॉर्मल एंड देयर इज नो फियर ऑफ वॉर और एक्सटर्नल इन्वेजन। डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए ये जरूरी है कि जो इंटरनल यानी जो आंतरिक जो प्रणाली है, यानी किसी भी कंट्री की जो आंतरिक जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो तो या तो नॉर्मल रहे, एंड देयर इज नो फियर ऑफ वॉर और एक्सटर्नल इन्वेजन, और कोई भी लड़ाई का उनको डर ना रहे या बाहरी आक्रमण ना हो। इन सच सिचुएशंस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रिमेन्स एंड पीपल एंजॉयज देयर फ्रीडम। और इस तरह की सिचुएशन जब होगी तो पावर क्या होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर जो होगी वो एक व्यक्ति के हाथ में ना होके विभिन्न व्यक्तियों के हाथ में होगी, और सब पावर का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे भलाई के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने एक कार्टून जैसे बना के, जैसे हम स्माइलीज बनाते हैं वैसे बना के मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा सुने और उसको कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने स्माइलीज बनाए जिनके चेहरा देखे तो आप बहुत खुश हैं, ये सब के सब, है ना। खुश क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शांति व्यवस्था है, और शांति व्यवस्था है तो वहाँ पर शक्ति किसके पास है, मीन्स पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। इट मीन्स पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। डिसेंट्रलाइज है, पावर एक के हाथ में नहीं है, सभी के हाथ में। इट मीन्स देर इज ए फ्रीडम इन द कंट्री, इन फ्रीडम होगी, इक्वलिटी होगी, ठीक है ना, इक्वलिटी होगी, ये सब। अगर, और इट मीन्स इफ एडवर्स कंडीशंस अकर्स, अगर दूसरी कंडीशन हो जाए, इट मीन्स कि ये एक देश है, ये कंट्री है, ठीक है ना, यहाँ पे अटैक होता है, यानी एक्सटर्नल इन्वेजन अगर हो जाए, बाहरी आक्रमण हो, या इंटरनल सिस्टम फेल हो रहा है, तो उस समय क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होगी वो पावर को क्या करेगी, सेंट्रलाइज कर देगी। क्या कर देगी, सेंट्रलाइज करेगी, ताकि उस कंडीशन से वो निकल सके। और इस कंडीशन में हो सकता है कि वो जो है उनकी जो फ्रीडम है वो ख़त्म कर सके, बैन कर सके, कई सारी पावर्स को अपने हाथ में ले सके, ठीक है ना, ताकि उसके हिसाब से अपने वो कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चलाना चाहते कंटिन्यू चला सके। ऐसी कंडीशन में क्या होंगे, लोग क्या होंगे, समृद्ध नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना, खुश नहीं रह पाएंगे। ऐसी जो कंट्री रहेगी, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, डेमोक्रेसी फेल हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए क्या होना चाहिए, पावर जो होनी चाहिए वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, सेंट्रलाइज कभी नहीं होनी चाहिए, और कोई डर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, फियर ऑफ वॉर, एक्सटर्नल इन्वेजन का, ठीक है। देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य तथा बाहरी आक्रमण का भय ना हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहेगा, सभी अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे, ठीक है ना, और यदि आक्रमण हुआ तो सत्ता का केंद्रीकरण होगा और स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, लोकतंत्र क्या हो जाएगा, पे कमजोर होगा। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी डायग्राम के मीडियम से समझाने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट सेकंड पॉइंट।
स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी मतलब मजबूत आर्थिक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज नेसेसरी दैट द नेशनल इकोनॉमी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत रहे, ठीक है ना। यानी अर्थव्यवस्था मजबूत रहे यानी रोजगार की कमी ना रहे, लोगों के पास खूब सारा काम हो, ठीक है ना। फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने, इट मीन्स फैक्ट्रीज एंड ऑल मशीनरीज शुड बी रन इन द कंट्री एंड कैपिटल एंड द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मास लेवल। यानी कि इतना सारा बहुत सारा काम होना चाहिए, पैसा बहुत ज़्यादा आना चाहिए, हर तरह की कमाई की जानी चाहिए, तो इससे कि अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, मजबूत होगी। इफ नेशनल इकोनॉमी इज अंडरगोइंग थ्रू एन इंडस्ट्रियल क्राइसिस द डेमोक्रेटिक सिस्टम शैटर्ड। एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्या होगा अगर नेशनल इकोनॉमी यानी अगर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो होगी उसमें अगर कुछ बदलाव आ रहे होंगे, ठीक है ना, अगर औद्योगिक संकट से अगर निकल रही होगी, क्राइसिस में संकट होता है, तो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है शैटर्ड हो जाएगा यानी बिखर जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब ऐसा हो रहा था, जब उस समय जो कंट्रीज थी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे चल रहा था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब चल रहा था तो बहुत सारी में पॉपुलैरिटी आ रही थी, ठीक है ना, समृद्धि थी, लोगों के पास बहुत कुछ था, बेचने के लिए था, मार्केट था उनके सामने। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ तब उस समय क्या हुआ कि इंडस्ट्री वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में कंडीशन ये हुई कि जो इंडस्ट्रीज वो बर्बाद होगी। इंडस्ट्रीज बर्बाद होने के चक्कर में क्या हो गया कि उनके पास इंडस्ट्रियल क्राइसिस शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल क्राइसिस की वजह से कि नेशनल इकोनॉमी की शटल हो गई, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा कारण इसका रहता है। ओके, नेक्स्ट स्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की स्थापना। देखिए, फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी इट इज नेसेसरी नॉट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, कलर, ब्रीड, जेंडर, बर्थ। डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए, सफलता के लिए ये जरूरी है कि किसी की भी धर्म के नाम से, रेस के नाम से, लैंग्वेज यानी भाषा, कलर यानी रंग, ब्रीड यानी नस्ल, जेंडर यानी लिंग, बर्थ यानी जन्म के आधार पर भेदभाव या डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। ओके, एवरी पर्सन शुड बी कंसिडर्ड इक्वल इन लॉ एंड ऑल शुड बी गिवन लीगल प्रोटेक्शन बाय द कोर्ट। सभी जो पर्सन हैं उनको क्या मिलना चाहिए, इक्वल होना चाहिए लॉ के सामने, और सभी को क्या मिले, लीगल प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए कोर्ट से। देखिए, अगर ऐसा नहीं होगा, होगा क्या, अगर ऐसा ना हुआ, आपको इन रिलीजन, रेस, लैंग्वेज, कलर, ब्रीड, जेंडर, बर्थ इनकी बेस पर अगर यानी भेदभाव किया जाए, तो भेदभाव अगर होगा और सभी कानून के समक्ष समान नहीं होंगे और न्यायालय भी अगर समान संरक्षण नहीं दे पाएगा, तो उस कंडीशन में जो लोगों की समस्या खत्म नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। लोगों की समस्या खत्म नहीं हो पाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे और व्यवस्था जो है वो बिखर जाएगी, ठीक है ना। व्यवस्था क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है ना, समृद्धि चली जाएगी। तो ये सब कारण से क्या होगा, लोकतंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर, यानी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी देश के अंदर जो है भाषा, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेटेड एंड सेंसिबल पीपल, ठीक है, इट मीन्स शिक्षित एंड जागरूक जनता। इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक टू बी एजुकेटेड एंड अवेयर फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये जरूरी है कि पब्लिक के लिए भी ये जरूरी है कि पढ़े लिखे हों और पढ़े लिखे हो, जागरूक हो, ठीक है ना। जब पढ़े लिखे हो, जागरूक होंगे तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कर सकते हैं। कैसे होगा, देखिए, एजुकेटेड पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड कैन क्रिएट हेल्दी पोलिंग। पढ़े लिखे जो लोग होंगे वो समझेंगे, क्या समझेंगे, प्रक्रिया यानी प्रोसेस और प्रॉब्लम्स डेमोक्रेसी की यानी लोकतंत्र की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, लोकतंत्र की क्या प्रक्रिया होती है, उनको ये समझ सकेंगे, जान सकेंगे अगर पढ़े लिखे होंगे तो, ठीक है ना। और अगर ऐसा होगा तो हेल्दी पोलिंग कर सकेंगे, यानी वो जो जनमत है, यानी जनता का जो मत है ना, ओपिनियंस है, वो एक हेल्दी रह सकेगा अगर पढ़े लिखे होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि वो अगर समझदार होंगे तो जो गवर्नमेंट जो भी काम करती है ना, जो पॉलिसीज बना रही है, अगर वो सही नहीं होगा तो उसका वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं। और प्रोटेस्ट करने से जनता, गवर्नमेंट को भी मालूम चलेगा कि भाई हाँ, यहाँ पे हमारी गलती है, तो सुधारने की भी कोशिश वहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन।
जनमत का निर्माण करना, इन पब्लिक ओपिनियन का फॉर्मेशन करना। पब्लिक ओपिनियन कैसे करना है देखिए यहाँ पे, फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज ऑल्सो नेसेसरी। पब्लिक ओपिनियन के जो मीन्स होते हैं, मीन्स यानी जो माध्यम होते हैं, ठीक है ना, बहुत जरूरी होते हैं डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए। कैसे, यानी अगर फ्रीडम जो होना चाहिए इनके, ये जो मीडियम्स हैं, जिससे मीडियम्स यानी जिनसे सूचनाएं पहुंचाई जाएगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना, ऐसे जो मीडियम्स है उनको फ्री होना जरूरी है। इट मीन्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन प्रेस, ठीक है ना, लिटरेचर, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, यानी किसी भी तरीके से प्रेस के ऊपर, साहित्य यानी लिटरेचर के ऊपर, है ना, रेडियो, सिनेमा या दूरदर्शन, इन पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई भी बैन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ये वो चीज़ नहीं दिखा पाएंगे, सरकार की जो भी कार्य हैं, जो भी पॉलिसीज, उनका विरोध ये नहीं कर पाएंगी, और सरकार गलत काम करे तो वो भी नहीं बता पाएगी, जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं। और जब जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, ठीक है ना, तो लोग भी जो है अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, और सरकार भी जो है अपने हिसाब से अपनी मर्जी के कार्य करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सत्ता का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। स्थानीय स्वशासन, देखें, द बेसिस ऑफ डिक्टोरियल सिस्टम इज ए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिक्टोरियल सिस्टम का जो बेस होता है, मेन बेस, वो तो सेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है ना, यानी पावर जो होती है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी। क्या होगी? एक व्यक्ति के हाथ में होती है। क्या होती है? पावर होती है, ठीक है ना, उसी को डिक्टेटर कहते हैं। जैसे हिटलर थे, मालूम ही होगा आपको, याद आया होगा, हिटलर हो गए, परवेज मुशर्रफ हो गए, ये सब कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है, ठीक है। एंड द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लेकिन जो डेमोक्रेसी का जो बेस है वो डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी जो पावर होती है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, वो जो गवर्नमेंट का जो लेवल है उस लेवल के हर लेवल में बराबर क्या होती है? डिवाइड होती है, ठीक है ना। इसलिए कोई भी एक लेवल जो होता है अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, अगर एक करे तो भी दूसरा उसको रोक सकता है। ओनली आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वेरियस सेक्शन ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द वर्क ऑफ द गवर्नेंस एंड मेक डेमोक्रेसी सक्सेस थ्रू द लोकल सेल्फ। अच्छा देखें, क्या होगा कि जब अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का, तो अलग अलग जो सेक्शन जो होंगे ना पब्लिक के, वो पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे गवर्नेंस में, और डेमोक्रेसी सक्सेस हो जाएगी। अब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसमें पब्लिक खुद पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट वर्क में, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी वेरी क्लियर सो दैट देयर इज नो कंट्रोवर्सी एंड कंफ्यूजन अबाउट इट्स इंटरप्रिटेशंस। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखित जो संविधान होता है, भारतीय संविधान लिखित संविधान है, तो इस लिखित संविधान का मतलब क्या होता है कि जो लैंग्वेज है उस संविधान की, जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, वो एक तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि क्लियर ऐसे होनी चाहिए कि इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो, कोई भी विवाद ना हो, कोई भी ऐसी समस्या ना आ जाए कि हम उसको समझ नहीं पाए, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए उसको समझने में, ठीक है ना। मेथड ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड so that no political parties take advantage of their majority to convert democracy into dictatorial system। यानी जो मेथड है, यानी जो संविधान में जो प्रोविजंस होते हैं, जो आर्टिकल्स, उनमें जो बदलाव की जो प्रक्रिया है बहुत कठोर होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक दल, उस मेजोरिटी की जो दल है वो उसको अपना बदल दे अपने फायदे के लिए। अगर ऐसा होगा तो अगर पॉलिटिकल पार्टी उसका एडवांटेज ले सकेगी, और पॉलिटिकल पार्टी अगर एडवांटेज ले लेगी तो डिक्टेटोरियल सिस्टम बना लेगी, अपने फायदे के लिए बना लेगी। जैसे कि हिटलर ने जर्मनी में किया था, परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में किया था, यानी इन दोनों ने संविधान में बदलाव कर दिए थे क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं था, तो उन्होंने चेंजेस किए, चेंजेस करके उन्होंने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। ओके, नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, यानी स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज सच जुडिशरी प्रिवेंट्स द एग्जीक्यूटिव from becoming atrocities for the violating the law and the declares unconstitutional law made by the government। देखिए क्या होगा कि अगर हम एक पावरफुल यानी शक्तिशाली और इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, यानी स्वतंत्र जुडिशरी न्यायपालिका अगर बनाएंगे तो ये क्या करेगी? ये प्रिवेंट करेगी एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट को, है ना, अत्याचारी शासन को रोकने में। यानी ऐसा कोई अगर कानून उन्होंने बनाया है जो वायलेट करता है लॉ को, उसे ये अनकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि असंवैधानिक घोषित ये कर सकती है। ये इनके पास पावर होती है, किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास होती है, ठीक है।
तो न्यायपालिका को बहुत ज़्यादा शक्ति हम भारत में मिल रखी है। क्वालिफाइड एंड फेयर स्टाफिंग सिस्टम इन डेमोक्रेसी, पॉलिसीज मेड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द एम्प्लॉयमेंट सिस्टम। डेमोक्रेसी के अंदर जो भी पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी गवर्नमेंट, वो सब एम्प्लॉयमेंट सिस्टम उसको लागू करता है। ठीक है, सरकार नहीं जाती उसको लागू करने के लिए, आपके पास प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए हैं वो उज्ज्वला का वो गैस सिलेंडर देने के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो जो स्टाफ होता है वो ये काम करता है। ठीक है ना, तो ये जरूरी है कि जो एम्प्लॉयज सिस्टम है, यानी दैट द एम्प्लॉयज शुड नॉट ओनली बी इनसफिशिएंट इन इट्स वर्क बट ऑल्सो वर्क फॉर द एफिशिएंट इन इट्स वर्क बट ऑल्सो वर्क फॉर द सर्विस ऑफ द कॉमन पीपल। इसलिए ये जरूरी है कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो एफिशिएंट हो यानी क्वालिफाइड हो अपने काम में, बल्कि वो सेवा भावी भी हो। ठीक है, एलिजिबल एंड लॉयल पॉलिटिशियंस, योग्य और निष्ठावान राजनेता। सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, राजनेता का जो है करप्ट होना नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट हैज़ वेल डिजर्विंग इंटेलिजेंट एंड रॉयल पॉलिटिशियंस। डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही वेल डिजर्विंग एंड बहुत ही समझदार और वफादार पॉलिटिशियन यानी राजनेता हो। These politicians are able to find peaceful and democratic solutions to the national problem। और ये जो politicians होंगे ये बहुत ही शांति से और शांति वाला रास्ता ढूंढेंगे सॉल्यूशन नेशनल प्रॉब्लम्स का। ठीक है ना, लेकिन ये कभी होगा जब ये करप्ट ना हो। अगर ये करप्ट हुए तो ये रॉयल नहीं रह पाएंगे। ठीक है, वफादार नहीं रहेंगे, वफादार नहीं रहेंगे तो ये कोई काम ढंग से नहीं कर पाएंगे और करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सफलता के कुछ कारण बताए कि ऐसे करने से लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है सफल हो सकती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस का आपको स्क्रीनशॉट जो है वो फटाफट आप ले लीजिए। तब तक मैं क्या दूसरा पेज भी पलटता हूँ, उसमें भी आपको जो है क्वेश्चंस जो है वो दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं मेरे पास, ये लीजिए। तो इन क्वेश्चंस जो है 4 क्वेश्चंस में आपको दे रहा, 4 क्वेश्चंस है, इन 4 क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है। थैंक यू वेरी मच।